गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है कौन सा है बच्चों, सीएनसी ऑटोमेशन। सीएनसी ऑटोमेशन में हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पढ़ा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आज क्लासेस नंबर 3 है। बच्चों आपको पता है कि ये क्लासेस हमारी जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में होने वाले 6 सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाना है उससे संबंधित ये क्लास है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्लासों को देखते होंगे और अपने अनुसार नोट्स बनाते होंगे। तो इसी क्रम में बच्चों आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज नंबर 3 है। तो इसी प्रकार जब तक हमारा जो 22 जुलाई को जो भी पेपर होना है, जब तक पेपर नहीं होता है तब तक हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को चालू रखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे लिए एमआरओ मशीन जो होती है वो किस पदार्थ या किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई जाती है। तो बच्चों जो हमारी एमआरओ मशीन होती है वो किस पदार्थ का उपयोग करके बनाई जाती है? हाई स्पीड स्टील का उपयोग करके हम बनाते हैं। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि पूछता है कि मिलिंग कटर के लिए उपयोग किया जाता है। किसी मिलिंग कटर को अगर हम सीएनसी मशीन में बनाना चाहते हैं या मिलिंग कटर अगर हम सीएनसी मशीन में उपयोग करते हैं तो ये मिलिंग कटर किसका किसका हो सकता है। आपके पास ऑब्जेक्टिव पहला दिया है कि हाई स्पीड स्टील कोबाल्ट, दूसरा दिया है हाई स्पीड स्टील, तीसरा दिया है सिरामिक और चौथा दिया है सीमेंटेड कार्बाइड। तो हमारा क्या होगा बच्चों, किसका बना होता है ये हमारा? ये बना होता है HSS कोबाल्ट का बना होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हम देखते हैं कि हमसे पूछता है कि सीमेंट कार्बाइड की सीमेंट कार्बाइड प्रकृति में होता है, यानी जो सीमेंट कार्बाइड हमारा पाया जाता है नेचुरल में वो किस प्रकार का होता है। पहला है आपसे पूछ रहा है स्थायी प्रकार का होता है, दूसरा बोलता है अस्थायी प्रकार का, तीसरा बोलता है दोनों, या चौथा बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो जो सीमेंट कार्बाइड होता है बच्चों वो नेचर यानी प्रकृति में कैसा होता है? स्थायी रूप से होता है। कैसा होता है? स्थायी रूप से होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे पूछता है कि पार्श्व कर्तन कोण तथा अंतः कर्तन कोण के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन दिया है फ्लैंक, पृष्ठ, एड़ी या नासिका। तो इसमें इसका ऑप्शन का सही ऑब्जेक्टिव क्या होगा बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? नासिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि अवनमन कोण का मापन टूल शंक के लंबवत हो तो उसे क्या कहा जाता है। मैं आपके सामने एक बार प्रश्न को और रिपीट करता हूँ। यदि अवनमन कोण का मापन टूल शंक के लंबवत हो तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पश्च अवनमन कोण, ऑप्शन बी पार्श्व अवनमन कोण, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो अवनमन कोण का मापन टूल शंक के जो लंबवत होता है वो कैसा होता है बच्चों? पार्श्व अवनमन कोण के बराबर होता है। किसके होता है? पार्श्व अवनमन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमसे बोलता है ओष्ठ कोण का मान होता है। ओष्ठ कोण का मान कितना होता है बच्चों? तो हमारे पास ऑप्शन दिया है 0 से 90 डिग्री तक का एंगल होता है, या 90 से 60 होता है, या 180 से 90 होता है, या 60 से 90 होता है। तो ओष्ठ कोण का मान कितना होता है? 60 से 90 डिग्री के बीच में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि औजारों की क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। और मैं आपके सामने प्रश्न को एक बार और रिपीट करता हूँ। औजारों की क्षैतिज अवस्था में उसके सामने के अथवा दोनों ओर के उन पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हमारा पहला है अवनमन कोण, अवकाश कोण, ओष्ठ कोण या कटाई कोण। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? अवकाश कोण कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि योग्य टूल स्थिति होती है। किसी भी टूल की जो है हमारी योग्य मतलब क्वालिफाइड पोजीशन क्या होती है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में, या डेटम के विपरीत, डेटम के लंबवत, या डेटम के ऊपर। तो जो हमारा योग्य टूल की स्थिति होती है वो कैसी होती है बच्चों?
डेटम के सापेक्ष निकट सीमा में होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। हम बात करें अगला क्वेश्चन की कि जो सीएनसी मशीन में बेड पर कितने मार्ग पाए जाते हैं। किसी सीएनसी मशीन का जो बेड होता है उसके जो है उस बेड में कितने मार्ग पाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5। तो किसी सीएनसी मशीन के बेड में कितने मार्ग होते हैं, उसमें 5 मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं, 5 मार्ग होते हैं। अगला हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की कि भारी मशीन संक्रियाओं में ऊष्मा के तीव्र निष्कासन के लिए, है ना, उसमें क्या मिलाया जाता है। मतलब अगर कोई हमारे पास हैवी मशीन है, वो वर्क कर रही है, तो उसमें जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ऊष्मा जो जनरेट हो रही है, उसको बाहर निकालने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी क्लोरीन, या ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सभी को मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के सीरियल में फिर हम और आगे प्रयास करते हैं। तो जैसे बच्चों आपको दे रहा है कि खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण है। क्या बोल रहा है आपसे, खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपके पास दिया है एम्पलीफायर, ऑप्शन बी दिया है लिंकेज, ऑप्शन सी दिया है फिल्टर, ऑप्शन 4 बोला है ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण क्या होता है, खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण क्या होता है बच्चों, ऑल ऑफ दीज होता है। क्या होता है, ऑल ऑफ दीज होता है, यानी सभी हमारे खुला नियंत्रण निकाय का उदाहरण हैं। अगला हम बात करें बच्चों, डिटेक्टर को क्या कहा जाता है। आपसे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आसानी से पढ़ते रहिए। तो बच्चों हमसे बोलता है कि डिटेक्टर को क्या कहते हैं। किसी भी डिटेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक ट्रांसड्यूसर, द्वितीयक ट्रांसड्यूसर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा डिटेक्टर होता है वो कैसा होता है बच्चों, प्राथमिक ट्रांसड्यूसर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सेंसर का जो रेंज होता है वो क्या होता है। देखो बच्चों, रेंज होती क्या है कि रेंज हमारा किसी भी दिए गए डाटा में, किसी भी दिए गए डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू हो और उसमें से अगर हम मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है। तो किसी भी सेंसर के लिए जो रेंज का मान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए -30 डिग्री से 80 डिग्री, ऑप्शन बी +30 से -80 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री से 80 डिग्री, दोनों पॉजिटिव में, और ऑप्शन 4 0 से 80 डिग्री। तो हमारा जो सेंसर होता है उसकी रेंज क्या होती है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी सीएनसी मशीन के केस में या कोई भी डिवाइस अगर लगी हुई है तो उस डिवाइस में एरर क्या होती है। एरर ऑप्शन दिया है आपको, मेजर्ड वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू प्लस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, या ट्रू वैल्यू अपॉन में मेजर्ड वैल्यू। तो किसी भी डिवाइस के लिए जो भी हमारा एरर होता है वो क्या होता है बच्चों, कितना मान हमने मेजर्ड किया और उसका ट्रू मान में क्या अंतर है, यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या दिया है, कैप dr/dt, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का उसके तापमान के सापेक्ष अवकलन अगर किया जाए तो हमें उसका मान क्या मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, इसमें हमारा ओम का मान और इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा दिया है कि GF, हमने आपको सीएनसी मशीन में पढ़ाया था कि GF का मान क्या होता है, आपसे बोला भी था। तो GF का जो मान होता है बच्चों, वो GF का मान क्या होता है, कितना प्रतिरोध में परिवर्तन आया अपॉन में प्राथमिक प्रतिरोध कितना था, है ना। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, GF से डिनोट किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि धातु फॉइल के लिए गेज गुणांक का मान कितना होता है।
धातु फॉइल के लिए गेज गुणांक का मान कितना होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, 0, 1, 1.5 और 2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों कि किसी भी धातु के फॉइल के लिए गेज का मान कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारे पास एक थर्मिस्टर चीज होती है ना। थर्मिस्टर के लिए प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो किसी भी थर्मिस्टर के लिए प्रतिरोध का मान हमारा क्या होता है बच्चों, 100 ओम से लेकर कितना, 100 ओम से लेकर, हाँ कितना होता है, 100 ओम से लेकर 4,50,000 ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, थर्मोकपल पायरोमीटर किसका बना होता है। क्या है, थर्मोकपल पायरोमीटर किसका बना होता है। ऑप्शन है प्लेटिनम, आयरन, क्रोमियम और ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा थर्मोकपल पायरोमीटर होता है वो किसका बना होता है बच्चों, प्लेटिनम का भी बना होता है, क्रोमियम का भी बना होता है, आयरन का भी बना होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं और हमारा इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन जो है कि किसी भी अक्षीय पिस्टन मोटर की क्षमता होती है। क्या दिया है, किसी भी अक्षीय पिस्टन मोटर की क्षमता होती है। आपको ऑप्शन दिया है 1 किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट या 3 किलोवाट। तो हमारा किसी भी अक्षीय पिस्टन मोटर की क्षमता कितनी होती है बच्चों, 2.5 किलोवाट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने आपको सीएनसी ऑटोमेशन के इस सब्जेक्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। इसी तरह अगर हम बच्चों 20 तारीख तक, यानी अगर हम एक एवरेज माने कि 20 क्वेश्चन हम आपको रोज कराते हैं, तो इस प्रकार हमारा कितने क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, लगभग 400 क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इधर बीच में हम आपको बता देंगे। आपका काम क्या है, सारे क्वेश्चनों की नोट्स बनाते रहें, इनको प्रॉपर समझिए। जो भी हमने इससे पहले अपने लेक्चरों में आपको पढ़ा रखा है वो भी नोट्स को आप क्या करते रहिए, प्रॉपर पढ़ते रहिए, ताकि 22 जुलाई में होने वाले पेपरों में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों आज की क्लास के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और जो है बीटी के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो किसी प्रकार की ढिलाई मत कीजिए, और आप भी वीडियो देखिए और किसी भी जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी रिकमेंडेड करिए कि वो भी क्या करें, इस वीडियो को देखते रहें। तो स्टूडेंट, थैंक यू।